कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन में आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और किसान भाई, हम अकीर जतरू और मैं हूँ रुमकी। कैसन हाल समाचार भौजी? बहुत बढ़िया। और बातों के सिलसिले को हम यहाँ पर रोकेंगे क्योंकि सबसे पहले देखना क्या है, एकदम आओ देखा थी हमारे मन कृषि समाचार। किसान भाई नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलवेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड के किसान उठा सकते हैं द्वितीय हरित क्रांति योजना से लाभ। दुधारू गायों के समुचित विकास के लिए उन्हें हरा चारा जरूर दें। पपीता के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा डॉर्फ। और अब समाचार विस्तार से। भारत के अन्य राज्यों की तरह पूर्वी राज्यों में भी कृषि का विकास हो और वहां के किसान भी आर्थिक रूप से मजबूत हों, इस उद्देश्य को लेकर अन्य पूर्वी राज्यों सहित झारखंड में भी द्वितीय हरित क्रांति योजना लागू है। ये योजना झारखंड में कृषि निदेशालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत चयनित किसान को प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपये नगद और अन्य कृषि उपादानों सहित कृषि यंत्र 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदान और डोभा के निर्माण के लिए अनुदान की सुविधा प्रदान की जाती है। भारत विश्व में सबसे अधिक लाह उत्पादन करने वाले देशों में से एक है। भारत में लाह उत्पादन के मामलों में झारखंड और छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में झारखंड में कुल 11,020 टन लाह का उत्पादन हुआ। झारखंड में रांची सबसे अधिक लाह उत्पादन करने वाला जिला है। राज्य के प्रमुख लाह उत्पादक जिलों में रांची, सहखूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू शामिल है। इसके अलावा गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग, धनबाद और सरायकेला खरसावां भी लाह की खेती होती है। जो ग्रामीण दुधारू गाय पाल रहे हैं वो अपने पशुओं को आहार के रूप में हरा चारा जरूर दें। इससे गाय स्वस्थ रहती है, सही मात्रा में दूध देती है और उसमें गर्भ धारण की क्षमता भी बढ़ती है। हरा चारा में पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो दुधारू गायों की दूध देने की क्षमता में वृद्धि करता है। इसके अलावे गायों की ब्यात का अंतराल कम होता है और प्रजनन क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इस वजह से दुधारू गायों को आहार में हरा चारा जरूर देना चाहिए। किसान भाइयों, दुधारू पशु के लिए हरा चारा देना अति आवश्यक है। और आप जो भी चारा देते हैं उसके हरा चारा देने का मतलब ये है कि हरा चारा में विटामिन और मिनरल की मात्रा प्रॉपर जो है दुधारू गाय को मिलती है, जिससे जो भी गाय दूध देती है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता है और बॉडी के अंदर हार्मोनल सिक्रेशन समय से होता है और दूध की मात्रा प्रॉपर निकलती है और गाय समय से गर्भ धारण करती है, जिससे दो ब्यातों के बीच की दूरी कम हो जाती है। गाय केवल ड्राई पीरियड 2 या 3 महीने रहता है। इसलिए जो किसान अपने दुधारू पशुओं को प्रॉपर हर मौसम में, जाड़ा, गर्मी, बरसात, मेनता बरसात गर्मी में भी हरे चारे का प्रबंधन करेगा, उसकी गाय अधिक से अधिक लाभ देगी, स्वस्थ भी रहेगी और समय से पाल भी खाएगी। जो किसान फलदार फसल पपीता की खेती करना चाहते हैं वो इस फसल से बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए पूसा डॉर्फ या कुर्ग हनी ड्यू नामक उन्नत प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 30 से 150 फल प्रति पौधा है। पपीता की खेती के लिए पर्याप्त जैविक तत्वों से युक्त बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करना चाहिए। पौधारोपण में पौधों के बीच 1.8 वर्ग मीटर की दूरी रखें। पपीता के अधिकाधिक उपज के लिए पूसा डवार्क या कुर्ग हनी ड्यूक नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 30 से 150 फल प्रति पौधा है और सालाना शुद्ध लाभ 40 से 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर है। व्हील हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान टाड़ खेत में लगे फसल में निकौनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाइयों, अभी रबी फसल का बुआई होने का मुख्य समय है। अभी आप जो भी दलहनी, तेलहनी फसल लगा रहे हों
उसमें जीवाणु खाद का प्रयोग अवश्य करें। जीवाणु खाद में अगर दलहन लगा रहे हैं तो उसमें राइजोबियम डालें 2 पैकेट प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप तिलहनी लगा रहे हैं तो एजेटोबैक्टर डालें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आई नजर डालते हैं अनाजों के भाव। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2400 रुपये से 2500 रुपये, चावल मध्यम 2600 रुपये से 2800 रुपये, चावल उत्तम 3800 रुपये से 4300 रुपये, गेहूँ 1650 रुपये से 1800 रुपये, चना 3400 रुपये से 3500 रुपये, दाल अरहर 6800 रुपये से 7200 रुपये, दाल मसूर 5700 रुपये से 6200 रुपये, दाल चना 3850 रुपये से 4250 रुपये, सरसों तेल 8600 रुपये से 9400 रुपये, चीनी 3400 रुपये से 3500 रुपये, आलू 1800 रुपये से 2000 रुपये और प्याज 1450 रुपये से 1800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके तहत हमने आपको दिलाई ढेर सारी जानकारी। वो जानकारी क्या क्या थी देखो हम बताते मौसम कर जानकारी रहलक, बाजार भाव के हमारे मन देख लिया और बढ़िया बढ़िया कृषि से संबंधित उन्नत तकनीक मन के भी जान ली। बिल्कुल, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना और देखना बाकी है। लेकिन छोटा सा विराम करवा दे। हाँ। तो किसान भाई कहूँ जाब मत हमारे मन विराम करवा दे, तुरंत आवत ही। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन में। अब भौजी ऐसा करे चाहिए, किसान भाई मन एकदम तैयार है जानकारी वास्ते। तो दे दीजिए जानकारी। क्या है आज की जानकारी? देखो किसान भाई मन हमारे मन सब्जी मन कर खेती करीला, बहुत
बृहद पैमाने पर हमरे मन सब्जी मन कर खेती करीला, लेकिन हमरे मन समसामयिक जो कृषि कार्य है भौजी से के बूझे के नहीं पारेला, इके भी समझना हमरे मन वास्ते बहुत जरूरी और मुझे भी समझना पड़ेगा। एकदम 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 हमरे मन सबके बहुत जरूरी है भाई। ताऊ हमरे मन सब्जी फसिल में जो समसामयिक कृषि कार्य है से के हमरे मन जाना थी। अब जानकारी हमरे मन के देवे डॉक्टर BK झा। किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं सब्जियों के बेहतर उत्पादन के लिए समसामयिक देखभाल, जिसके लिए अधिक जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर BK झा सर। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जैसा कि अभी के मौसम में वो कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं हमारे अभी जो झारखंड के परिवेश में सब्जियों की बहुत अच्छी पैदावार हो रही है और खासकर समसामयिक कृषि कार्य में अभी जैसे भी अक्टूबर का महीना चल रहा है तो निश्चित तौर पे भी अभी सब्जियों की रबी की सब्जियों की बहुत अच्छी उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे टमाटर है, फूलगोभी है, पत्ता गोभी है, बैगन है, ब्रोकोली है, शिमला मिर्च है, इन सभी तमाम सब्जियों की आप कर सकते हैं। साथ ही आलू है, मटर है, गाजर है, मूली है, इन सबों की आप बहुत सफलतापूर्वक जो है व्यावसायिक खेती जो है आप अभी इस मौसम में आप कर सकते हैं। और सर, जो भी हमारे किसान भाई इन सब्जियों को तैयार करना चाहें उनके लिए वो अपने खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। किसान भाइयों, जैसे भी आपने देखा कि जब भी आपके खेतों में जैसे कि अभी नमी होगी, चूँकि बरसात गई है और उसके बाद आपकी यह फसल की कटाई भी हो गई होगी खरीफ मौसम की, तो रबी की जैसे आप खेत की तैयारी जो है 2 से 3 आप जुताई उसमें कर लें और साथ में खेत तैयार करते समय जैसे कि गोबर की सड़ी हुई खाद की मात्रा जो है 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेतों में अवश्य डालें, क्योंकि इससे डालने से क्या होती है मिट्टी में जल धारण क्षमता भी रहती है और साथ में क्या होती है कि जो आप फसलें ले रहे हैं उसकी जो जड़ों की बढ़वार भी अच्छी होती है। खेत तैयारी करते समय जैसे कि आपकी जो भी आप फसलें ले रहे हैं उसकी संतुलित मात्रा जो होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, यूरिया, SSP या DAP के माध्यम से, तो संतुलित मात्रा का आप प्रयोग करें। जैसे खास करके जो भी फसलें हैं तो उसमें 2/3 फास्फोरस एंड पोटाश पूरी मात्रा और 2/3 नाइट्रोजन हम सब डालते हैं और बाकी जो है उसको हम सब बाद में टॉप ड्रेसिंग के लिए डालते हैं। इस तरह से खेतों की आप बहुत अच्छी तैयारियां करें। निश्चित तौर पे जो आपकी खेत की तैयारी जो होती है उस पर आपकी उपज क्षमता जो है वो निर्भर करती है। साथ में आप इस पर विशेष ख्याल रखें कि आप गोबर के सड़ी हुई खाद का ज़रूर इस्तेमाल करें और उसके बाद अगर वर्मी कंपोस्ट आपके पास उपलब्ध है तो उसको भी आप सब्जियों के कतार में जहाँ बुआई करने जा रहे हैं तो खेत बेड तैयार करने के बाद उस पर उसका जो है आप उसका मिश्रण जो है उसको आप मिट्टी में ज़रूर मिलाएँ। अब सर, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जैसे कि वो खेत की तैयारी समय कुछ नर्सरी अगर बनाकर बीज की बुआई करें तो किस तरह से वो करेंगे। जब बहुत से ऐसे सब्जियां हैं जिसकी पहले नर्सरी बुआई करनी पड़ती है, कुछ सब्जियां की ऐसी होती हैं जिसको कि आप जो सीधे बीज की बुआई करते हैं। जैसे आप आलू है तो आलू की आप बुआई करते हैं, आप जैसे कि आपकी ये मटर हैं तो मटर की आप सीधी बुआई करते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिसकी पहले नर्सरी तैयार की जाए, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, प्याज। तो इन सबों में क्या है कि आप जो नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी के लिए चूँकि स्वस्थ पौधे आपके होंगे तो आपकी सब्जियां के जो पौधे स्वस्थ होंगे तो आपकी फसलें भी अच्छी होगी। उसके लिए क्या है कि आप वैसी जगहों को चुनें जहाँ पे कि सूर्य की रोशनी पड़ रही हो, दोमट मिट्टी हो जो कि उपजाऊ हो, साथ में उसमें सड़ी हुई गोबर की सही मात्रा में आप उसमें इस्तेमाल करें, वर्मी कंपोस्ट का करें। और जब बीज को आप बोते हैं तो बीज बोने से पहले उसका आप जरूर बीजोपचार कर लें। और बीजोपचार की जैसे दवा आती है, जैसे कैप्टन है, थायरम है या कार्बेंडाजिम है, तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप बीज जरूर उपचारित कर लें। बीज उपचारित करने से क्या होती है कि बहुत से फफूंदनाशी जो ज़मीन में रहते हैं या फिर जो उसमें बीज के साथ रहते हैं तो वो उसके फफूंदनाशक या कीटनाशक जो होते हैं तो उसकी वो रोकथाम करती है। तो बीजोपचार अवश्य कर लें। और साथ में जैसे कि आप आलू सीधी बुआई कर रहे हैं तो आलू के लिए भी क्या होता है कि आपके एग्लॉल नाम की दवा आती है, एमिशॉन नाम की दवा आती है, तो दोनों में से किसी से भी आप जो है उसको 0.5% से आप उसको 10 मिनट के लिए उसको कंद को डुबो के रखें। और साथ में फिर डाइथेन M45 से भी जो है आप उसको करीब उसमें 10 मिनट तक घोल रख करके और तब इसको छायादार में सुखा कर तब बीज को आप बुआई करें। वैसे ही अगर मटर आप लगा रहे होते हैं तो राइजोबियम कल्चर से उसको आप ज़रूर ट्रीटमेंट करें। तो इस तरीके से क्या है कि आपकी जो उपज है वो आपकी बढ़ी हुई मिलेगी। साथ में जैसे आप खेत तैयार कर रहे होते हैं, अगर आपको मालूम है कि उसमें आपका जो है ये फफूंदनाशक वगैरह हैं तो उसके लिए भी आप बेबिस्टीन वगैरह से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि आपकी नर्सरी में जो पौधे तैयार कर रहे हैं, और ख़ास करके आज के समय में बहुत अच्छी सिस्टम प्लास्टिक ट्रे की भी आ गई है, तो उसमें आप कोकोपीट और साथ में आप ये वर्मी कंपोस्ट के मिश्रण से आप क्या है कि स्वस्थ पौधे तैयार कर सकते हैं। और नर्सरी आप खेतों में तैयार कर रहे होते हैं तो नायलॉन नेट से भी आप उसको कवर कर सकते हैं ताकि उसमें आपकी कीड़ों का नुकसान और बीमारियों का प्रकोप कम पड़ता है।
इस तरीके से नर्सरी में अगर किसान भाइयों आप स्वस्थ पौधे तैयार कर रहे हैं तो वो आपके पौधे जो होते हैं, जब आप उसको जब आप फिर पौधे को लगाने जाते हैं, जब आपने खेत में तैयारी कर लिया है, तो उसमें भी जैसे कि आप इसको जैसे ड्रेंचिंग आप कर लें अपनी मिट्टी में हैं, या फिर साथ में आप इसको बीजोपचार कर लें। जैसे खास करके जब पौधे जब तैयार हो जा रहे हैं तो उसके बाद आप इसको बेबिस्टीन के सॉल्यूशन में आप इसको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में डुबो के तब इसको आप लगाएं। तो इस तरह से आप स्वस्थ पौधे को आप अपने खेतों में लगा रहे होते हैं तो आपकी जो उपज क्षमता होती है उसकी बढ़ जाती है। और सर हमारे किसान भाई को और कैसी कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि उनका अच्छा उत्पादन हो? किसान भाइयों खास करके जब सब्जियों खेती में आप आते हैं तो जो यहाँ के क्षेत्र के लिए संशोधित किस्में होती हैं उसका चुनाव करें। और साथ में जैसे कि आपकी फूलगोभी है या पत्ता गोभी, बंद गोभी है या आलू है, तो इन सबों का जो है किस्में हैं, चूँकि कोई आगात होती हैं, कोई मध्यम होती हैं, कोई पिछात होती है, तो इस तरह से सही किस्मों का चुनाव करें। और ख़ास करके जैसे कि आप सामान्य बीज खरीदते हैं और वहीं आप संकर बीज खरीदते हैं, तो संकर बीज आप जब खरीदते हैं तो संकर बीज के लिए आपकी क्या होती है कि आपकी उसकी उर्वरक की क्षमता जो होती है, पोषक तत्व ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो जो संतुलित मात्रा होती है उसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें। उसका सीधा आपका उपज पे असर पड़ता है। और ख़ास करके किसान भाइयों सब्जी में आप अवश्य ये करें कि समय पे उसकी किस्मों को लगाने की कोशिश करें। अगर आप समय पे किस्मों को लगाते हैं तो आपकी भरपूर उपज प्राप्त होती है। अगर आप उपयुक्त किस्में सही समय पे संतुलित मात्रा में नहीं लगाते हैं तो आपकी उपज जो है सही प्राप्त नहीं होती है। दूसरी बातें होती है किसान भाइयों, जब आप बीज की मात्रा का आप इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, तो बीजों की मात्रा जो है वो बहुत अधिक आप बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत अधिक अगर आप कम आप बीज का इस्तेमाल करें तो भी आपकी उपज पे प्रतिकूल असर पड़ता है। इसीलिए जो संतुलित मात्रा होती है, और दूसरी होती है कि जब आप सब्जियों को लगा रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी को फसल के अनुसार आप उसको मेंटेन करें, ताकि आपकी जो है पौधों में आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और आपको उपज जो है वो ज़्यादा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आप, और ख़ास करके सब्जियों के केस में जैसे कि अभी आपकी नमी बरकरार है, तो अगर जैसे आप मल्च का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा। अगर आपके पास टपकन विधि सिंचाई है, नहीं तो आप इसके नमी को संरक्षण के लिए आप जो खरपतवार जो आप निकालते हैं खेतों से उसको जड़ के पास रखें। साथ में आप जल, चूँकि सब्जियों में हल्की सिंचाई जो है वो हल्की सिंचाई जैसे अभी रबी का समय है तो आपको 10 से 12-15 दिन पे आपको देनी पड़ती है हल्की सिंचाई। तो इसलिए भी जो है आप पौधों को आप इसमें पोषक तत्व नियंत्रण, आपका प्रबंधन, साथ में आपकी जल प्रबंधन, और इस तरह से सभी चीज़ों को प्रबंधन करने के बाद आपका जो है उपज जो है अधिक प्राप्त होगी। हमारे डॉक्टर साहब ने आपको बताई, अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा होगा। और इस तरह से हमने आपको समसामयिक देखभाल के बारे में जानकारी दी और हमारे विशेषज्ञ ने इसे विस्तार रूप से आपको बताया, इसलिए हम अपने विशेषज्ञ का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये जो पहली वाली जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे, आपको वो जानकारी पाकर बहुत अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप ये जानकारी लेने के बाद अब खेती बाड़ी में बहुत सारी सावधानियां बरतेंगे। देखो अब दोसर वाला जो है नहीं, ये संदेश भी हमारे मन वास्ते बहुत जरूरी है। कारण कि हमारे मन का झारखंड प्रदेश में क्या है कि तनिसन पानी का समस्या है, कटमटी है। तो भाई अगर हमारे मन पानी कर अगर बचत करत ही और टपक विधि से अगर हमारे मन खेती करत ही तो बहुत हमारे मन के फायदा हुई। तो भाई ये संदेश क्या वो हमारे मन देखा थे। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। अभी हमने देखा टपक विधि से किस तरह से हम खेती कर सकते हैं और जो बूंद बूंद जल है उसे बर्बाद होने से बचा सकते हैं। एकदम। और हमारे मन शुरू से सब्जी खेती के बारे में आज बात कर रही थी। तो सब्जी खेती में सरसों का भी खेती करते हैं भाई, वो तेलहनी है, लेकिन संगे संगे क्या है ना कि आलू कर खेत में सरसों भी बूंद देवे ना, मतलब एक संगे बहुत तरह का खेती करे ना भाई। हाँ। है ना। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या है नहीं भौजी, देखो अब जाड़ कर मौसम बढ़े के लाई है। हाँ। ठंडा है, ठंडा कर मौसम में क्या है कि आलू में पाला मार देवेला,
मैंने पाला तो में आदमी में पाला मारते सुना था, आलू पे भी पाला मार देता है। आदमी में पाला नहीं मारेला, आदमी में जाड़ लग जाला, ओहो। तो उसने आलू कर फसल में भी जाड़ लग जाला भाई बहन। देखिए सही जानकारी मुझे नहीं थी, तो मैं क्या क्या बोल रही थी, इसलिए किसान एकदम, भाइयों आपको भी सही जानकारी होनी बहुत जरूरत है कि सही जानकारी सही समय पे मिल जाए। एकदम एकदम उतने बोलू। अब हमारे मन कार्यक्रम के देखती भाई, तो कैसे हमारे मन अपन सरसों फसल और आलू फसल के ठंड से बचा सकीला। किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र चतरा में, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ठंड का मौसम अपने पूरे जोरों पर है, और ऐसे में ठंड के मौसम में फसलों को हमारे क्या नुकसान हो सकता है, इसके लिए आज के अंक में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं सरसों एवं आलू के फसल के विषय में, कि ठंड के मौसम में आलू के फसल और सरसों के फसल में क्या नुकसान होते हैं और उनके बचाव के क्या उपाय हैं। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर धर्मा उरांव सर। किसान भाई को सबसे पहले ये बताएं कि सरसों के फसल में ठंड के मौसम में क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले किसान भाई से मैं जानकारी देना चाहूँगा कि सरसों हमारी तिलहन की फसल में मुख्य फसल है। चूँकि हम लोग मूंगफली जिसको बोलते हैं, मूंगफली के बाद हम लोग का सरसों एक ऐसा ही फसल है जो सभी किसान कम बेशी लगाते हैं, उससे अपना तेल की जो खपत होती है उसकी पूर्ति करते हैं। तो सरसों एक हमारी तिलहन के मुख्य फसल है झारखंड के लिए, किसान के लिए, चाहे चतरा जिला किसान के लिए। और ठंड से बचाव के लिए मुख्य रूप से सरसों में कौन कौन सी बीमारी लगती है, खासकर सरसों में जिसे हम लगाते हैं, अगर सरसों हम लोग समय पे नहीं लगा पाते हैं तो उसमें सरसों में ठंड के चलते फसल में लाही पड़ जाती है। लाही पड़ने के कारण क्या होता है, सरसों में हमारा जो तेल की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। तो ये समस्या आती है किसान भाइयों के यहाँ। तो ठंड से मुख्य रूप से आपका सरसों में वो जो लाही लग जाती है, लाही लगने के बाद पेड़ क्या करता है, सूखने लगता है, जिसके कारण जो सरसों का दाना बनता है उसमें दाना में कम तेल की मात्रा पाई जाती है। तो सर इससे बचने के क्या उपाय हैं, ये आप बताएं किसान भाई को। तो किसान भाई को जो भी किसान भाई अगर सरसों लगाते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि सरसों के लगाने की एक समय होती है, समय सीमा के अंदर सरसों लगाएं ताकि उसको ठंड से बचा जा सके। तो उसके लिए उपयुक्त समय हम लोग माने जाते हैं कि 15 अक्टूबर से लेके दूसरी सप्ताह के नवंबर तक हम लगा सकते हैं, जिसमें जो बाद में जब ठंड गिरने लगती है तब तक सरसों में फूल आ जाती है, सरसों का पौधा भी अच्छा रहता है और ठंड से वो बचाव कर लेती है। और लाही से जब यदि अब लाही लग जाती है तो उसके लिए हम लोग या तो ज़रूरत के अनुसार से कीटनाशक का दवा छिड़काव कर सकते हैं। जैसे हम लोग नीम के दवा का सबसे पहले प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग किसान को ज़्यादा उसमें घाटा नहीं होती है और कीड़े मर जाती है। तो नीम युक्त दवा का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। 4 ml नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का हम लोग अगर घोल बना के छिड़काव करते हैं तो उससे आपको लाही मर जाती है। उसके अलावा हम लोग रासायनिक दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं यदि अगर रोकथाम नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम लोग एक रोगर नाम की दवा आती है या कॉन्फिडोर 2 दवा आती है। इसको हम लोग 1 ml 1 ml 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर दें तो लाही से हम लोग का प्रकोप खत्म हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, ये तो हो गई सरसों की बात। अब हम लोग आलू पे आते हैं। तो आलू के फसल में ठंड के मौसम में क्या नुकसान होते हैं, ये आप बताएं किसान भाइयों को। तो देखिए हम लोग झारखंड के जितने भी किसान हैं जो रबी फसल में मुख्य रूप से हम लोग सब्जी के रूप में जो आलू लेते हैं, जो आलू हम लोग साल भर सब्जी के में प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग आलू को बोला जाता है सब्जियों का राजा ही बोला जाता है। तो सभी किसानों के लिए आलू जरूरी है। तो हम लोग देखिए हमारे राज्य में करीब 20% जितने सब्जी पैदा करते हैं 20% सब्जी की में आलू की खेती होती है। तो आलू एक मतलब ठंडे के मौसम में लगाई जाती है और इसमें ठंड लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि ठंड लगने का मुख्य कारण क्या होता है, या कुहासा हो जाती है या ओस का गिरना। इसके चलते हम लोग में अगेती झुलसा रोग लगती है या पिछेती झुलसा रोग लगती है। तो यही मुख्य 2 रोग होते हैं जो आलू में, जिसके चलते आलू की पैदावार कम हो जाती है, आलू का पौधा सूख जाता है और मर जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर आलू आप लगाने हैं तो किसान इसमें भी है कि समय पे आलू की बुआई करें। अगर समय से आलू की बुआई करते हैं तो उसमें के लिए हम लोग बोलते हैं 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आलू की बुआई कर देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर कोई किसान अगर आलू लगाना चाहते हैं तो उसका बीज को ज़रूर उपचारित कर लें। हम फफूंदनाशक दवा आती है जो आपको मैंकोजेब बोलते हैं या कार्बेंडाजिम की दवा आती है, उसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर आलू को डुबा के आधा घंटा पानी में डुबा देते हैं, उसके बाद निकाल के उसको छाया में रखने के बाद उसकी बुआई अगर रोपाई कर देते हैं तो उसे ठंड से भी वो बीज सुरक्षित हो जाती है।
ये तो हो गया बीज उपचार के द्वारा। इसके अलावा ठंड से हमको बचाव करना है तो किसान भाई हम सबसे पहले आलू अगर जो किसान लगाते हैं तो अगर पिछले साल अगर आपके खेत में अगर उसमें अगेती झुलसा लगी है, झुलसा रोग लगी है, तो उस खेत में आलू को न लगाएं, क्योंकि उस खेत में लगाने से दोबारा उसमें झुलसा होने की संभावना हो जाती है। तो ये किसान भाई सर, और जहाँ तक भी बीज की बात है, किसान भाई ये प्रमाणित बीज को ही उपयोग करें, कोई विश्वसनीय दुकान से बीज को लाएं और उसको उपयोग में लाएं। और जब भी आप आलू अगर लगा चुके हैं तो उसको बीच बीच में समय समय पे किसान भाई अपने खेत का निरीक्षण करते रहे, उसमें कोई मतलब आपका झुलसा रोग तो आ नहीं रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको झुलसा रोग की पहचान करनी है तो हम जिसे हम लोग जानते हैं कि झुलसा रोग ठंड के कारण होती है या ओस बहुत ज़्यादा गिर रही है इसके चलते होती है। तो इसकी पहचान के लिए लक्षण है कि यदि आपका आलू के पत्ता में काला काला धब्बा हो रहा है और उसमें थोड़ा पानी टाइप का लगा हुआ जमा हुआ टाइप का लग रहा है, तो उसमें एक छोटा सा रिंग टाइप की बन जाती है और वो रिंग धीरे धीरे करके फैलने लगती है और पूरा पानी के रूप में सड़ने लगती है और पूरा पौधा आपको सूखना शुरू हो जाता है। तो ये आपको जब जैसी अगर ठंड ज़्यादा गिर रही है या कुहासा ज़्यादा गिर रही है तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके फसल को कुहासा लगेगी। तो इसके लिए हम लोग बचाव के लिए भी उपाय करते हैं, बहुत सारा घरेलू उपाय है या लोकल में भी हम लोग इसका उपचार करते हैं। यदि बहुत ज़्यादा आपको संभावना लग रहा है कि इस रात में या शाम में बहुत ज़्यादा कुहासा गिरने वाली है तो किसान भाइयों को हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना लोकल तरीका से उसको मतलब बचाव करें। जैसे कि बहुत सारा किसान लोग क्या करते हैं, यदि अगर जो बहुत ज़्यादा कुहासा गिर रही है तो जैसे कुहासा गिरने के रात में कुहासा साधारणतः गिरती है तो किसान भाई क्या करते हैं, उसकी हल्की सिंचाई कर देते हैं। तो हल्की सिंचाई करने से क्या होता है, फसल में नमी मिल जाती है तो ऊपर से जो ओस गिरती है उसमें उतना प्रभाव नहीं डाल पाती है। एक उपाय हो गया। और दूसरी उपाय किसान भाई लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत मान लो जंगली क्षेत्र, चतरा जिला जंगली क्षेत्र में है तो बहुत लोग क्या करते हैं, पत्ता जमा कर लेते हैं और खेत के चारों तरफ में चारों कोना में पत्ता को जमा करके रात में उसको जला देते हैं। जिससे क्या होता है, ओस की जो गिरने की रफ्तार जो होती है कम हो जाती है, तो पौधे में ओस कम गिरती है। इससे भी हम लोग बचाव किया जा सकता है और किसान भाई करते भी हैं। और बहुत सारा फफूंदनाशी दवा भी आती है जो जिससे हम लोग झुलसा रोग से बचाव करते हैं। एक तो हम लोग बीज उपचारित करके लगाएं, उसके अलावा अगर आपको फसल में झुलसा लग गया या लगने की संभावना है तो फसल सुरक्षा के लिए हम लोग फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करते हैं, जिसे आपको कार्बेंडाजिम का स्प्रे करा सकता है या कॉपर फंजीसाइड का हम लोग छिड़काव कर सकते हैं या मैंकोजेब का छिड़काव कर सकते हैं, डाइथेनियम 45 का छिड़काव कर सकते हैं या मैंकोजेब का रीडोमिल एक दवा आती है उसको हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। उसको 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के आलू के फसल में छिड़काव कर देना है और 10 दिन के अंतराल में दोबारा उसको छिड़काव कर देंगे तो आपको ये ठंड से ही बच जाएगी और आपको झुलसा रोग से ही बच जाएगी। अलबा जानकारी बहुत बढ़िया जानकारी। देखो डॉक्टर धर्मा उराव हमरे मन के बतात रहे हैं कि आलू फसिल और सरसों फसिल में जे जाड़ कर मौसम में जे परेशानी होएला से कैसे किसान भाई बच सकें। अभी तो हमने सब्जियों के बारे में बता दिया, लेकिन हाँ किसान भाई आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए, जिस तरह से हम सब्जियों की देखरेख करते हैं उसी तरह हमें खुद की भी देखरेख करनी चाहिए और पशुओं की भी देखरेख इस ठंड में जरूर करनी चाहिए। एकदम। और देखो भोजी, ऐसा नहीं कि किसान मन एकदम तैयार बैठल है कार्यक्रम कर पता लिखे के वास्ते, तो लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834-001। तो किसान मन आशा करेला जे कि रोल मन के आज कार्यक्रम में जानकारी होलक, रोल मन आस्ते बहुत लाभप्रद हुई और रोल मन इसने खेती बाड़ी के आगे बढ़ाते रहो। तो आज के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। जोहार।